नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज़ करते हैं बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स एंड ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे आपके इनकम को, आपके खर्चों को, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को एंड आपके जॉब और बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स को। तो अगर आपको ऐसे न्यूज़ पसंद है, ऐसे न्यूज़ पे आप फ़ोकस करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, आज जो भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा, कल एक सवाल पूछा था हमने, सवाल ये था कि इंडिया को इस टाइम पे इम्पोर्ट अ, अगर हमें लेट्स से एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ाना है, तो क्या इम्पोर्ट्स पे और पाबंदियाँ लगानी चाहिए या फिर हमें सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही फोकस करना चाहिए कि इम्पोर्ट को आप छोड़ दो कि भई ठीक है, इम्पोर्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाउंडेशंस नहीं लगाएँगे, टैरिफ नहीं लगाएँगे, लेकिन हम एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे। तो 2 रास्ते हैं, या तो फिर आप इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाओ और टैक्स लगाओ, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ कि भाई आप इंडिया में बनाओ ये चीज़ें, हम इम्पोर्ट नहीं करने देंगे, ऐसा। तो इसमें काफ़ी बढ़िया-बढ़िया आंसर्स आए हैं, काफ़ी थॉटफुल आंसर्स हैं एक्चुअली एंड लोगों ने टाइम लेकर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपने सारे थॉट्स लिखे हैं। तो वी विल आल्सो डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे 5-6 काफ़ी अच्छे आए हैं, प्रभात, रागिनी एंड रेक्स एंड शिवम अग्रवाल। ये काफ़ी बढ़िया रिप्लाइज़ आए हैं, तो मैं इन्हें कवर करूँगा। तो आपसे भी जो हम सवाल पूछे, अगर आप उसके जवाब देते हैं, तो हम ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर हमें वो अच्छा लगा एंड बढ़िया हुआ। तो शुरुआत करते हैं ओवरव्यू से। सेंसेक्स का जो वैल्यूएशन है वो लोएस्ट लेवल पर आ चुका है पिछले 2.5 सालों में। इसका मतलब क्या है? सेंसेक्स हमारा इंडेक्स है भारतीय शेयर बाजार का, सेंसेक्स और निफ्टी। तो 2.5 साल के लोएस्ट लेवल पे वैल्यूएशन आ चुका है इसका। इसे डीपली हम लोग एक बार एनालाइज़ करेंगे थोड़ा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 60% यहाँ पे क्या किया है, एक्वायर कर लिया है किसको? पेगाट्रॉन इंडिया को। आईफ़ोन प्लांट खरीद लिया है टाटा ने। मतलब टाटा क्या करने वाला है? आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पे और ज़्यादा फ़ोकस करने वाला है, स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पे और फ़ोकस करने वाला है। ओडिशा फिस्कली हेल्थीएस्ट, पंजाब एपीडब्ल्यूबी लगातार नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग ओडिशा यहाँ पे फिस्कली सबसे हेल्थीएस्ट स्टेट है इंडिया का। तो क्या मतलब है इसका? ये हम लोग डिस्कस करेंगे। रुपी लॉस बिगेस्ट वीकली गेन इन ओवर 70 मंथ्स एज़ डॉलर सॉफ्टन्स। रुपया यहाँ पे 17 महीने का सबसे बड़ा गेन रिकॉर्ड कर चुका है, वीकली गेन, ठीक है? तो इसके रीज़न्स भी जानेंगे। बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट को पिछले 17 साल के हाईएस्ट लेवल पर बढ़ा दिया है। यस। तो क्या जापान में ब्याज दर क्यों बढ़ाया जा रहा है इतना? क्या वहाँ महँगाई दर बहुत ज़्यादा हो गई है? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है? क्या हो गया है? रीज़न हम लोग अभी स्टडी करेंगे। फॉलिंग रूपी, रूपी के गिरने की वजह से इंडिगो एयरलाइंस जो एयरलाइन कंपनी है उसका प्रॉफिट 18% नीचे आ गया है। तो और कौन-कौन से सेक्टर हैं जिस पर इस बार रुपए की वजह से फ़र्क पड़ रहा है? एक बार हम लोग इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं। तो सेंसेक्स वैल्यूएशन आ चुका है लोएस्ट लेवल पर पिछले 2.5 साल में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सस्टेन्ड सेल ऑफ हमें दिखाई दे रहा है ब्रॉडर मार्केट में एंड यहाँ पे जो इंडियन इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन है ये ड्रॉप हुआ है टू इट्स लोएस्ट लेवल इन 30 मंथ्स, राइट? लगातार हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं और ड्रॉप हो चुका है टू लोएस्ट लेवल। यस, मतलब पी रेशियो की यहाँ बात चल रही है। जब भी वैल्यूएशन की बात हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग पी रेशियो बड़ा एक फेमस मेट्रिक का यूज करते हैं। पी रेशियो होता क्या है? पी का मतलब होता है प्राइस। इस शेयर का दाम कितना है? मान लो 100 रुपए है एक शेयर का दाम, और नीचे ई है, इसका मतलब होता है अर्निंग्स, मतलब ये कमाती कितना है। तो एक शेयर 100 रुपए का है और कंपनी के अगर आप एक शेयर पे कैलकुलेट करो तो 10 रुपए कमाती है वो पर शेयर। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट जितना भी हो, नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दोगे, तो पर शेयर आदमी कितना कमा सकता है उस कंपनी से, कितना कमा रही है वो कंपनी, वो उसका डेटा आपने लिख दिया। तो यहाँ पे पी रेशियो कितना आ गया? 100 रुपए इस कंपनी का अभी दाम चल रहा है, एक शेयर का 10 रुपए कमाती है, तो 10 का पी रेशियो आ गया। 10 का पी रेशियो मतलब जितना वो कमाती है उससे आप 10 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार हो, अगर आप पूरी कंपनी को आज खरीदना चाहो। तो सेंसेक्स का भी जो पी रेशियो है, जितना सेंसेक्स की कंपनीज कमाती हैं, उसका अगर आप मल्टीपल देखोगे तो ये चल रहा है कितना? 21.9। ये 12 मंथ ट्रेलिंग बेसिस पे, और ये लोएस्ट चल रहा है सिंस जून 2022, जहां पे मल्टीपल था 21.6 का। तो अगर आप उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दो तो हमारा जो वैल्यूएशन है वो करीब-करीब जून 2020 के लेवल पे चला जा चुका है। वैल्यूएशन 4 साल पुराने लेवल पे चल रहा है इस टाइम पे। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो काफ़ी सस्ता हो चुका है मार्केट। एंड वैल्यूएशन किस तरीके से क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको बताया मैंने। एक बहुत ही सिंपल मेट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेस का 1 साल का जो इनकम है, उसका वो कितने गुना पर उसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, वही उसका वैल्यूएशन होता है। यहाँ पे पी रेशियो होता है।
तो डिक्लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वैल्यूएशंस में हमें अक्रॉस द सेक्टर देखने को मिला है। मिड सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, मतलब मिड कैप वगैरह स्टॉक्स भी नीचे आए हैं और यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेंड से काफी नीचे आ चुका है। पास्ट अगर आप देखेंगे 8 ईयर्स में तो सेंसेक्स करीब चीपर आया है ओनली ट्वाइस। एक तो मार्च से जून 2020 का जो पीरियड था, यहाँ पे सेंसेक्स काफी सस्ता था और हाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक जब लॉकडाउन था, तब यहाँ पे हमें मार्केट में काफी करेक्शन देखने को मिला और मार्केट काफी सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा था। उसके बाद ऐसा दोबारा हमें देखने को नहीं मिला है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो जो ट्रेलिंग पी है हमारा मल्टीपल 24.6 का रहा है एट द एंड ऑफ जनवरी 2024 और 24.5 का रहा है एट द एंड ऑफ सितंबर। तो एक रिफ्लेक्ट करता है पीक ड्यूरिंग पोस्ट पैंडेमिक रैली। तो कई लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट नीचे हो, जब वैल्यूएशंस सस्ते मिल रहे हो, तो इस टाइम पे वो पैसा डालेंगे और फिर उसे भूल जाएंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्वायर्स 60% इन पेगाट्रॉन इंडिया बैक्स आईफोन प्लांट। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनाउंस किया है कि वो 60% कंट्रोलिंग स्टेक खरीद रहा है पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। एक सब्सिडरी है ये, ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट है पेगाट्रॉन, और उससे ही खरीदा है टाटा ने उसका प्लांट। 60% ओनरशिप ली है उसकी। ये डेवलपमेंट अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। तो जो लॉन्ग अवेटेड एक्विजिशन था और कंट्रोल था पेगाट्रॉन के आईफोन प्लांट का चेन्नई के पास, ये फॉलो करता है टाटा का परचेज ऑफ अनदर ताइवानीज कंपनी। एक और वेस्टर्न नाम की ताइवानीज कंपनी थी, उनकी भी फैसिलिटी इन्होंने खरीदी थी नासपुरा में, ये था कर्नाटका में, और जो अभी खरीदी है वो है चेन्नई में। तो वेंडर डेटा अगर आप देखेंगे जो सबमिट किया गया है टू द गवर्नमेंट एंड स्टेट्स फॉर 2024, जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है आईफोन की असेंबली की, यहाँ पे रीच कर चुकी है 1.5 लाख करोड़। और फॉक्सकॉन अकाउंट करता है प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ 84,000 करोड़ और 56% ऑफ टोटल सिर्फ फॉक्सकॉन बनाता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रीब्यूट किया है 40,000 करोड़, 26%, एंड पेगाट्रॉन ने रिमाइंडर जो शेयर है वो पेगाट्रॉन का है। तो लेटेस्ट एक्विजिशन अगर आप देखेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंबाइंड प्रोडक्शन वैल्यू शेयर है वो अब बढ़ रहा है 44%। तो ये गैप क्लोज कर रहा है धीरे धीरे, फॉक्सकॉन को चैलेंज कर रहा है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि बजट भी आ रहा है, तो बजट के लिए स्पेशल आज स्टॉक बॉक्स ने एक वेबिनार रखा है 1:45 पीएम का। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक देख सकते हैं या फिर हमने यूट्यूब पे पोस्ट किया है लिंक, वहाँ से वो वेबिनार को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बजट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो लोगों के लिए ही बेटर रहेगा जॉइन करना जो इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मार्केट में करना चाहते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ओडिशा फिस्कली हेल्दीएस्ट एंड पंजाब एपी डब्ल्यू वेस्ट बंगाल हो गया, ये लैगेज है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट आई है। अब अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सारे लैग कर रहे हैं। इनको क्लासिफाई किया गया है एज एस्पिरेशनल स्टेट्स नीति आयोग के द्वारा। और जो फिस्कली सबसे हेल्दी स्टेट्स है वो जैसे कि हमारे पास फिस्कली हेल्दी स्टेट्स वो हो गए जो एक्चुअली बड़े अच्छी तरीके से बजटिंग कर ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि खर्चा 10 गुना ज्यादा है इनकम से। तो यहाँ पे फिस्कली हेल्दी होने का मतलब ये है। तो ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट्स हैं जो सबसे हेल्दी हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला यहाँ पे सबसे ज्यादा लैग कर रहा है। तो आयोग ने डेटा यूज किया है सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, और रिलीज किया है पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इंडिया का 18 स्टेट्स के लिए, जहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को एक्सक्लूड किया गया है जो 85% कंट्रीब्यूट करते हैं टू जीडीपी। तो इंडेक्स फोकस कर रहा है किस पे? 5 सब इंडेक्सेस पे 2022-23 के। एक तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। मतलब स्टेट्स जो उधार ले रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल है, कितना वो चुका सकते हैं, फोरकास्टेड इनकम कितनी है। तो ओडिशा एक्सेल कर रहा है फिस्कल हेल्थ में। ओवरऑल इंडेक्स स्कोर इनका 67.8 का है एंड रिपोर्ट का ये कहना है। और ये डेट इंडेक्स को भी टॉप करता है, 99 का स्कोर है। डेट सस्टेनेबिलिटी को 64 का यहाँ पे इनका इंडेक्स इन्हें मैं कहूंगा यूनिट पॉइंट्स मिले हैं। तो जो रैंकिंग्स हैं वो बेटर देन एवरेज स्कोर है अंडर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। स्टेट ने मेंटेन किया है लो फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले तो खर्चा वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, डेट ज्यादा नहीं ले रखा है, और इनका कैपिटल आउटले और जीएसडीपी रेशियो भी एवरेज से ऊपर है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि क्वालिटी कैसी है एक्सपेंडिचर की? ये करते हैं रेशियो ऑफ
डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स एक्सपेंडिचर, कि स्टेट जो खर्चा कर रहा है उसमें से डेवलपमेंट पे पैसा कितना जा रहा है, तो वो होता है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट पे ज्यादा शेयर जा रहा है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और रेशियो ऑफ कैपिटल आउटले यहाँ पे टोटल देखा जाता है कि कितना है इसका टू इट्स जीएस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो डिफरेंट नीड्स और प्रायोरिटीज जो है स्टेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं उनके स्कोर्स और सब इंडिसेस में। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बिहार का गुड स्कोर है किस पे, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में, लेकिन इनका रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बहुत पुअर है, इसमें रैंक काफी लो करता है। कर्नाटका परफॉर्म करता है मोस्ट इंडिसेस में, अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये रैंक करता है अमंगस्ट 3 एस्पिरेशनल स्टेट्स इन डेट सस्टेनेबिलिटी। डेट है, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में, जहां पे इनका ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। यस, क्योंकि माइनिंग और दूसरी एक्टिविटीज से स्टेट काफी अच्छा पैसा कमा पा रहा है। तो अगर आप डेट सस्टेनेबिलिटी देखोगे तो छत्तीसगढ़ रैंक करता है लोअर देन सम अदर स्टेट्स अगर डेट की बात आ जाती है। और थिंक टैंक ने क्वेश्चन किया है कि स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, इनका डेट बर्डन काफी इंक्रीज हुआ है बड़ी तेजी से, और डेट टू जीडीपी रेशियोज भी काफी बढ़ गए हैं, तो ये सीरियस कंसर्न दिखाता है डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए। इंटरेस्ट पेमेंट्स इन वेस्ट बंगाल, जैसे कि जो ब्याज जा रहा है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का, वो जा रहा है 20.47% जो उसका रेवेन्यू रिसीट्स है उसका। तो रेवेन्यू रिसीट से 20.5% तो आप इंटरेस्ट पे कर दे रहे हो। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पैसा आपके पास ज्यादा रहेगा नहीं अगर आप खर्च करना चाहते हो तो। और इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो बोथ स्टेट्स के स्टेट्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं फिस्कल डिसिप्लिन एंड इंक्रीज एवेन्यूज फॉर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। तो केरला की अगर बात करते हो तो ये रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पे फोकस करता है, जैसे कि इफेक्टिव टैक्स है, नॉन टैक्स स्ट्रेटजीज भी है इनकी, रिसोर्सेज को काफी एफिशिएंटली केरला यूटिलाइज करता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सोशल सर्विसेज में काफी बढ़ रहा है। रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, मतलब रैशनलाइज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर को भी ताकि फिजिकल हेल्थ को ये बढ़िया कर सकें। तो चेयरमैन के अकॉर्डिंग जो ये रिपोर्ट आई है, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उसमें अगर आप देखोगे तो जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है ना गुजरात में, वो बड़ा अच्छा है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टेट्स इंडिविजुअली एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंबाइन करोगे सारे स्कोर्स को तो यहाँ पे ओवरऑल बेसिस पे छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है अगर आप बात करोगे फिजिकल हेल्थ के टर्म्स में। रुपी लॉग्स बिगेस्ट वीकली गेन इन ओवर 17 मंथ्स एज डॉलर सॉफ्टन्स। अगर आप रुपए की बात करो इस टाइम पे, तो अभी तक हम डेली कवर कर रहे थे कि रुपया गिर रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन आप देखो कि सबसे बड़ा गेन भी पोस्ट कर दिया हमने 17 मंथ्स में, और ये बढ़ा कितना है 0.3% फ्राइडे को। यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स काफी नीचे गया है, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, इमीडिएटली टैरिफ्स इंपोज नहीं किए, ठीक है, की ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, और जब नहीं किए तो इससे क्या हुआ, डॉलर कमजोर हुआ एंड रुपी हमें अप्रिशिएट होता हुआ नजर आया। तो रुपया रुपया सेटल हुआ 86.21 पे अगेंस्ट डॉलर। एंड जो रुपी गेन है ये अभी देखिए, रुपी का जो गेन आया है एक नोटेबल स्ट्रेंथ इसने दिखाया है। डॉलर इंडेक्स में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स एक टाइम पे 110 चल रहा था और आ गया कितने पे, 107.66 पे। तो डॉलर इंडेक्स में फिर से बता दूंगा क्या है। डॉलर इंडेक्स बेसिकली एक बास्केट ऑफ करेंसी है, 6 करेंसीज है इसमें, एंड इन 6 करेंसीज को अगर आप देखोगे तो इसमें हम इन्हें वे कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, कि डॉलर के अगेंस्ट ये मजबूत हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो हम ओवरऑल डॉलर को गेज कर पा रहे हैं। तो जो ड्रॉप आया डॉलर में ट्रम्प के ओथ सेरेमनी के बाद आया, जहां पे कंसर्न्स थे कि भाई टैरिफ बहुत ज्यादा लग जाएगा चाइना पे, इंडिया पे, बाकी लोगों पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इससे ग्लोबल मार्केट्स में भी रिलीफ आई है। इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे कि रुपी को भी काफी बूस्ट मिला है, काफी सहारा मिला है। उसके अलावा क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे, रुपया को एक तरीके से आप देखो कि क्रूड ऑयल भी बड़ा कमजोर कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पेमेंट्स डॉलर्स में होते हैं। तो क्रूड ऑयल यहाँ पे जो इसके दाम है ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी मैं क्रेडिट दे सकता हूँ कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प का क्रेडिट है इसमें एटलीस्ट, क्योंकि इन्होंने तो सबसे पहले कहा डेवोस में भी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हुआ है कि भैया आप क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्राइसेस को नीचे लेके आओ। और इसके अलावा खुद भी कहा है कि यूएस जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ऑयल प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, वो भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, प्राइसेस को नीचे लाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी ओवर सप्लाई होने वाली है ऑयल की, और हो सकता है क्रूड ऑयल $60 पे भी दिख जाए, क्या पता हमें। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो डॉलर इंडेक्स गिरा है कितने से, 1.7% से दिस वीक, क्योंकि जो ट्रम्प का टैरिफ थ्रेट है वो लूम कर रहा है मार्केट्स पे ऑफ कोर्स, लेकिन ये इमीडिएटली इनैक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट काफी खुश हुआ है। तो इंडिया का वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी हमारे 11 मंथ के लो पे आ गया था। ये आ गया $623.98 बिलियन। और इसका रीजन भी यही था कि काफी सारा हमारा डॉलर रिजर्व खर्च हुआ है रुपए को सपोर्ट करने में।
बैंक ऑफ जापान रेजेस इंटरेस्ट रेट्स टू हाईएस्ट लेवल इन 17 ईयर्स। बैंक ऑफ जापान ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, ब्याज दर बढ़ाए हैं। तो ब्याज दर हम बढ़ाते हैं जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, महंगाई दर को। तो इन्होंने 2008 के लेवल से क्यों इतना ज्यादा अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करके बढ़ा दिया है, कुछ तो रीजन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो रेट हाइक है इनका, मेरे ख्याल से लास्ट रेट हाइक जुलाई में आया था। यस, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है कि जुलाई में इनका लास्ट रेट हाइक आया था, जब यूएस प्रेसिडेंट, अब जब इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट आए नहीं तो फिर से एक रेट हाइक किया है। इनका कहना है ये बोल रहे हैं कि हम ना रेट्स को बढ़ाते रहेंगे क्योंकि वेज और प्राइस इंक्रीज बढ़ रहा है। जापान में वेज भी इंक्रीज कर रहा है, वेज ग्रोथ है और प्राइस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्कोप है कि हम बोरोइंग कॉस्ट को और बढ़ाएं और ऐसे लेवल पर लेकर जाए जहां पे ये न्यूट्रल लगे। तो 2 दिन की जो मीटिंग थी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट को इन्होंने 0.25% से बढ़ा करके 0.5% कर दिया है। और जापान ने लेवल 17 साल से नहीं देखा है, और ये 8-1 वोट था बोर्ड मेंबर का वहां के सेंट्रल बैंक के। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, बोरिंग कॉस्ट को थोड़ा और ऊपर पुश करेंगे, ताकि क्योंकि अभी भी स्पेस है, इस जिस हिसाब से अभी वेज ग्रोथ हो रहा है और प्राइसेस इंक्रीजेस हो रहा है, कि हम इसे कर पाए। Falling rupee dents Indigo as net profit declines 18%. Indigo Airlines, अच्छा इंडिया में एयरलाइन कंपनी से ज्यादा बची है नहीं। और इसी के साथ मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों एयरलाइन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो काफी हमें बैंक्रप्सीज देखने को मिलती है। जैसे इंडिया में आप देखो कि पहले कितने सारे एयरलाइंस हुआ करते थे और इस टाइम पे एयरलाइंस एक तो कितने कम बचे हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं अगर आप देखोगे किसी भी इकोनॉमी में कि जहां पे एयरलाइंस जैसे इंडस्ट्री में काम करना बड़ा टफ बना देती है, काफी चैलेंजिंग बना देती है, क्यों एयरलाइंस में ज्यादा कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ये रहेगा मेरा आज का आप लोगों से सवाल। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो है, इसने रिपोर्ट किया है प्रॉफिट ऑफ 2,500 करोड़। ठीक है, एंड यहाँ पे रुपया जो डिप्रिशिएट कर रहा है ना, इसकी वजह से 18% बॉटम लाइन इनका श्रिंक हुआ है, नीचे गया है। एंड अगर आप एक्सक्लूड करोगे इम्पैक्ट ऑफ करेंसी करेंसी फ्लक्चुएशन, तो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया कितना, 3850 करोड़ का, 26% ज्यादा है ये पहले से, पहले 3000 करोड़ के करीब था। और अक्टूबर से दिसंबर पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये बेस्ट है फॉर इंडियन एयरलाइंस, क्योंकि जो फेस्टिव है, वेडिंग सीजन रहा, तो ये सारा इसकी वजह से एयर ट्रांसपोर्ट का डिमांड काफी बढ़ जाता है। तो इनका कहना है कि हमने एक्सेप्शनल थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स दिए हैं, हमारी तरफ से काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं ये, एंड काफी ड्राइविंग फोर्सेस थे जिसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे आए। सबसे पहला तो इन्होंने यही कहा कि जो इनका ये वेडिंग हो गया, फेस्टिवल सीजन हो गया, ये सारी चीजें नहीं तो डिमांड भी बढ़िया रहा, और साथ में ये स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन भी करते रहे अक्रॉस मार्केट्स। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इन्होंने बढ़िया बनाया है, पहले से इंप्रूव किया है। तो इनका ये कहना है कि एक्सपेक्ट करें कि डिमांड जो है ना वो कंटिन्यू होगा डिस्पाइट स्लो डाउन इन अदर कंज्यूमर सेक्टर्स। एयरलाइन सेक्टर में डिमांड घटने वाला नहीं है, इनका ये कहना है। और एयरलाइन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कैपेसिटी बाई 20%, 20% से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है इस क्वार्टर। मतलब 20% ये फोकस कर रहे हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंशन पे एक तरीके से। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई हमें इतनी सीट्स ऐड करनी है, लेट्स से 100 सीट्स या 200 सीट। सबसे पहले रेवेन्यू टारगेट्स के हिसाब से देखते हैं कि हमारे रेवेन्यू टारगेट्स क्या है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे, राइट, कैपिटल इंटेंसिव क्योंकि सेक्टर है एयरलाइंस का काफी। तो ये सारी चीजें देख करके फिर इन्होंने ये प्लान करते हैं कि ठीक है, अब जो टेक्निकली पॉसिबल है कि 20% इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ अपना रखा है कैपेसिटी का। तो एयरलाइन ने कहा कि 90% सीट्स जो है वो लास्ट 2 महीने फुल चल रही है। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर आप देखोगे बस के लिए, होटल के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़ा रहता है कि कैपेसिटी आप कितना ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है आपके होटल में। फॉर एग्जांपल, आप 500 कमरे का होटल नहीं दो, 10,000 कमरे का होटल बना दो, लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी 10% ही है तो फिर फायदा क्या हुआ, राइट। तो ऑक्यूपेंसी भी 90% तो बहुत अच्छा नंबर है। इंडिगो का जो रेवेन्यू है वो भी साढ़े 13.7% बढ़ा है, 22,110 करोड़ हो चुका है रेवेन्यू एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जो यील्ड्स है, मेट्रिक फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, ये गिरा है कितना, 1% ओवर द ईयर टू 5.43 रुपीज पर किलोमीटर। तो इनका एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन कितना, 5.5 रुपए कमाती है पर किलोमीटर। इस हिसाब से इसको ये स्टडी करते हैं एयरलाइन इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पे काफी अच्छा मेट्रिक है ये, पर किलोमीटर कैलकुलेट करके ये देखते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका कॉस्ट इंक्रीज हुआ है क्योंकि 1% से ये जो इनका ओवरऑल जो कमाई थी, प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो गिरी है। इंडिगो को कॉम्पनसेट करना पड़ता है फॉल इन कैपेसिटी के लिए भी, फॉर शॉर्ट टर्म लीजिंग ऑफ प्लेन्स,
जो कॉस्टलियर हैं, और ये इम्पैक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन को सॉफ्टन करने के लिए हेज भी करने की इन्होंने कोशिश की है। इस बार इन्होंने कहा है कि हेज करेंगे अपने फॉरेन करेंसी आउटफ्लो को। तो ये टैकल करना चाहते हैं जो करेंसी वॉलेटिलिटी है इसको, और एक्सपेक्ट करें कि जो नेचुरल हेजेस हैं वो भी इंप्रूव होंगे ऑन कॉस्ट साइड, क्योंकि ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस भी नीचे जा रहे हैं, नीचे गए हैं बाय 20%। यस, एंड क्रूड ऑयल अगर $60 पे आ गया तो इंडिगो के लिए तो और ज्यादा फायदा है, राइट? अगर $60 पे आ जाता है तो, क्योंकि फ्यूल भी एक बड़ा खर्चा है यहाँ पे, तो फ्यूल कॉस्ट ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं बाई 16%, इनका ही कहना है। और ये भी कहा कि एयरलाइन ने सक्सेसफुली टैकल किया है ग्राउंडिंग सिचुएशंस को, जो रिड्यूस करेंगे टू अराउंड 40 बाय अप्रैल। तो ये रहा आज का लास्ट न्यूज। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले थे हमारे कमेंट्स, जो लोगों के ओपिनियंस थे हमारे क्वेश्चन पे, कि क्या आंसर किया है उन लोगों ने, क्या क्या चीजें उन्हें लगती है कि इकोनॉमी में होनी चाहिए इस टाइम पे, ताकि हम एक्सपोर्ट सरप्लस जो हमारा ट्रेड सरप्लस है इसको बढ़ा पाए। तो शिवम अग्रवाल ने आंसर किया है कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रमोट करो, ठीक है, तो उससे एक्सपोर्ट वगैरह भी प्रमोट होगा और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। लोकल बिजनेसेस को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बिजनेस रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करती है, तो इससे डिमांड, हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका, मेरे ख्याल से ये फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के तो खिलाफ ही है, इंपोर्ट पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते। शिवम शॉ का कहना है कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे इंपोर्ट को तो ये एक सही ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कि ऑयल जो कंट्रीब्यूट करता है मेजर पोर्शन इंपोर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल, तो अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे या टैरिफ लगाने लग जाओगे तो बाकी कंट्रीज भी यही करेंगे, कहेंगे यार हमारे सामान पे तो इंडिया बहुत टैरिफ लगा रहा है, हम भी लगाएंगे इस पे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है। तो इंपोर्ट पे तो फोकस करने का ज्यादा फायदा नहीं है, इनको फोकस होना चाहिए एक्सपोर्ट्स पे और क्रिएट करना चाहिए। जिससे रिसेंटली किया था एक पार्टनरशिप हमने ताइवान के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो चाहिए हमें डेटाबेस के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की जगह पॉजिटिव साइड पे फोकस करो कि आप एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करो, एंड इससे हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स का भी फायदा होगा, जैसे हम देख रहे हैं। एंड कुछ रेस्ट्रिक्शंस लेकिन इनके लिए होना चाहिए, ये कह रहे हैं होना चाहिए, जैसे कि हमारे स्टील सेक्टर को बड़ा घाटा हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कंपनीज अपना स्टील डंप कर दे रही हैं, कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज भी अपना स्टील इंडिया में डंप कर रही है बड़े सस्ते दाम पर। तो इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सप्लाई ज्यादा हो गई है और स्टील के दाम नीचे आ गए हैं। तो लोगों का फायदा है, कंज्यूमर का फायदा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी फायदा है, लेकिन स्टील कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा रेक्स ने आंसर दिया है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है इनका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो इनका कहना है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे, दोनों पे हेज करना चाहिए ऑल टुगेदर, ताकि हम ऑफसेट कर पाए, ठीक है, इन द आर ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो काफी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी इनका कहना है। जैसे शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में इन्होंने रेकमेंड किया है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि सडन शॉक्स को ना हम लोग अब्सॉर्ब कर पाए, जैसे कि करेंसी वॉलेटिलिटी, वॉर, ये सारी चीजें। जैसे करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने डिमांड, डॉलर के डिमांड को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं, और ये हाई पॉसिबिलिटी कि रुपया और डेप्रिशिएट हो जाए। तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना होगा, सर्विस सेक्टर पे फोकस करना होगा। इसके अलावा हमें यूटिलाइज करना होगा फॉरेन करेंसी को, कि हम रुपये को स्टेबलाइज कर पाए, बट ऑफ कोर्स रेक्स वो हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स भी लिमिटेड ही हैं। एंड ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है कि हम रुपये को स्टेबलाइज कर पाए। एंड यहाँ पे जिस तरीके से यूएस डॉलर चल रहा है अभी, अगर ये ट्रेंड रहा तो पूरी दुनिया की सारी करेंसीज ही कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट डिवैल्यू होंगी। तो इनका ये भी कहना है कि जो टैक्स है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे, आ, हम इन्हें टैक्स कर सकते हैं एक बार वो ग्रो कर जाए उसके बाद, ताकि हम सपोर्ट कर पाए अपने इंपोर्ट्स को भी। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि डॉलर का जो इनफ्लो है ना, इसे आप बूस्ट करो, इनफ्लो को आप बूस्ट करो, इस तरीके से सोचो कि आगे जो सिचुएशन आ रही है कि आपको रुपए को, आरबीआई को ना स्ट्रेंथन करना पड़े, हमारा ट्रेड ही उसे स्ट्रेंथन कर पाए। लॉन्ग टर्म में इनका कहना है कि एनर्जी इंपोर्ट एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर हम कोलैबोरेशन बनाते हैं एनर्जी एक्सपोर्टिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ, तो कहीं ना कहीं हम या वहां पे थोड़ा सा कट कर सकते हैं डॉलर पे ज्यादा डिपेंडेंसी। और इसके अलावा अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाएं तो वहां से तो हमें फायदा होगा ही, कि हम शिफ्ट कर पाए अपने डॉलर डिपेंडेंसी को अपने स्ट्रेंथ में। रागिनी ने आंसर किया है कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही केवल इंपोर्ट करें जिससे हमारा पैसा बाहर ना जाए। तो पैसा बाहर ना जाने पे फोकस कर रही हैं ये, और फिस्कल डेफिसिट भी इससे कम होगा कि आप एसेंशियल प्रोडक्ट्स को एक काम करो, ले आओ। लग्जरी आइटम्स की जगह पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को तवज्जो दें। इनका ये कहना है कि लग्जरी आइटम्स
जो हैं यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इनकी जगह आप ये ट्राई करो कि इनको इम्पोर्ट करने की जगह ये इंडिया में आएँ और इंडियन प्रोडक्ट्स बिकें। टैक्स को आसान बनाएँ ताकि छोटे एमएसएमई को सपोर्ट कर पाएँ। ये एक कॉमन चीज़ है, मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी बेनिफिट दे सकता है और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर रणनीति बनाएँ, जिससे विदेशों में एक्सपोर्ट करना आसान हो। तो एक्सपोर्ट के बारे में इन्होंने यही कहा है सबसे पहले कि टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाए और ईज़ी हो, थोड़ा टेक्निकल नो हाउ भी मिले इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने सामान को। ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर हम डोमेस्टिक एनर्जी सोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बायोडीज़ल, एथेनॉल, हाइड्रोजन एक्सेट्रा का उपयोग करें, जिससे विदेशों पर निर्भरता हमारी घटेगी। तो एनर्जी की बात इन्होंने भी की। अच्छा देखिए, लोग जो भी थोड़ा रिसर्च करके आंसर दे रहे हैं, आंसर्स काफ़ी कॉमन आ रहे हैं इसीलिए। मैन्युफैक्चरिंग एवं प्रोडक्शन को बढ़ावा दें ताकि यूथ अपस्किल भी हो और इसके साथ यहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा प्रमोट करें। अगर एक पॉइंट ये भी रहना चाहिए, तो यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम प्रमोट करें, तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट हमें हो सकता है। प्रभात ने आंसर दिया है एंड काफ़ी एक्सटेंसिव आंसर है ये, तो मैं इसे भी कवर करूँगा। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट रिलेटेड आंसर सबसे पहले कंट्री फोकस करें इम्पोर्ट्स पे, जैसे कि कोई गुड अगर इंडिया में नहीं है तो उसे हम इम्पोर्ट कर लें। अगर ये प्रोड्यूस होती है सफिशिएंट नहीं है तब भी इसे इम्पोर्ट किया जाए। ठीक है? कॉस्ट फैक्टर, अगर इम्पोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव है तो इम्पोर्ट करना चाहिए, प्रभात का कहना है। तो प्रभात देखिए, फिर तो चाइना से काफ़ी चीज़ें हम इम्पोर्ट करने लग जाएँगे, अगर ये चीज़ हो गई तो। एंड इन द लाइट ऑफ अब चैलेंजेज़ अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इसके अलावा इनका कहना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इम्पोर्ट्स को हम ऑल टुगेदर कट कर दें, जो ये भी मानते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे। और कैसे कर सकते हो? लार्ज स्केल सबसे पहले लार्ज स्केल पे अगर हम काम करें तो वो काफ़ी एडवांटेज होगा, क्योंकि लार्ज स्केल पे आप काम करते हो, तो आपका कॉस्ट भी कम आता है, आपका प्रोडक्ट कम्पीट कर पाता है दूसरी कंट्रीज़ से। इससे पूरा सप्लाई चेन भी इम्पैक्ट होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा? सप्लाई रॉ मटेरियल्स बढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आगे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से हमारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होगा और इससे सरप्लस प्रोडक्शन भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आगे और प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव भी बना सकते हैं। फॉरेन रिज़र्व्स तब इंडिया में आएँगे और हमारा यहाँ पे काफ़ी सरप्लस बढ़ेगा। कंज़म्पशन से रिलेटेड भी इन्होंने आंसर दिया है कि 2 फ्रंट पे काम करना चाहिए प्रभात के हिसाब से। एक तो कंज़म्पशन बाय गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक हो गया कंज़म्पशन बाय कंज्यूमर्स। तो अगर गवर्नमेंट द्वारा कंज़म्पशन आप बढ़ाना चाहते हो तो हमें टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को एनकरेज करना पड़ेगा कि वो टैक्स ज़्यादा दें। यहाँ पे जैसे कि रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए, मैंने जो भी टैक्स दिया है, इसके लिए मुझे रिकॉग्निशन मिले कि भाई मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट टैक्स चार्ज बना सकती है 50,000 से 1 लाख या फिर 1 लाख से 10 लाख या 1 करोड़, जितना भी यहाँ पे वो स्लैब्स बना सकते हैं ऊपर का। और इन्हें कुछ स्पेशल अच्छा टैक्स पेयर्स को अगर स्पेशल स्टेटस थोड़ा बहुत दे दे, ठीक है? जो बड़े हाई स्लैब पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो स्पेशल स्टेटस इन अ सेंस क्या कह रहे हैं ये, कि इनको जैसे अगर वो आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, तो उसपे थोड़ी एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल जाए क्योंकि वो एक हाई टैक्स पेयर है, ठीक है? जो इनकम टैक्स पे कर रहा है। रोड टैक्स थोड़ा-सा कम पे करना पड़ जाए अगर वो व्हीकल परचेज़ करता है और लो स्टैम्प ड्यूटी हो जाए परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो ये आइडिया बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि कंज़म्पशन भी प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्टली पैसा दे रही है, गवर्नमेंट उन्हें डिस्काउंट दे रही है, जैसे कॉर्पोरेट्स करते हैं और उससे क्या है कि आपको कूपन मिला है 2000 का। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप इसे इन कैश करा लोगे। आप बेसिकली इसे कुछ खर्च करोगे और 4000 से ऊपर के सामान पे खर्च करोगे तो आपको ₹2000 कैशबैक मिल जाएँगे, राइट? तो इस तरीके से होता है कि आप और उसे खर्च करते ही करते हो फिर। तो ये चीज़ ये चाह रहे हैं कि इकोनॉमी में हो और व्हिच इज़ अ रियली गुड आइडिया। तो स्पेशल स्टेटस एनकरेज करेगा इंडिविजुअल्स को कि वो स्पेंड करें और ज़्यादा और स्पेशल स्टेटस को एन्जॉय करें एंड इससे गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर पाएगी। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन भी बढ़ेगा और स्पेशल स्टेटस अच्छा भी फ़ील होगा लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं हाई स्लैब्स में। तो बहुत ही इनोवेटिव लगा मुझे प्रभाती आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। वेरी, वेरी क्लेवर मैं बोलूँगा। एंड तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप रोज़ ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।